गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का 2026 का नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया कि भाई एसएसटी के 4 मॉडल पेपर होंगे। अगर 4 मॉडल पेपर आपने अच्छी तरह से निकाल लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नए बुक, नए नोटबुक, नए कुछ और केवल मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए। ये एनुअल एग्जाम के लिए मैंने तैयार किए हैं। दूसरी बात कि आपको मैंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखाया है। इसका कारण ये है कि कई बार आप क्वेश्चन तो आ जाता है पढ़ा हुआ, लेकिन उसका आंसर आपको सही तरीके से लिखना नहीं आता। आप या तो छोटा लिख देते हैं या बहुत बड़ा लिख देते हैं या ऐसे मीनिंग का यूज कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जितने इजी लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एसएसटी का दूसरा मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का मैं लेकर के आया हूं। इसके भी 4 सेक्शन होंगे। ए सेक्शन में 36 यानी 36 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बी सेक्शन में जो 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, सी में 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और डी में 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। तो भाई अच्छी तरह से आप मॉडल पेपर को तैयार करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपके जितने भी जानकार हैं, चाहे वो आरबीएसई में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, यह आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है। क्यों? दोनों का एक ही सिलेबस है। तो आप इसमें किसी प्रकार के डाउट में ना आए कि भाई यह आरबीएसई के लिए ही है। यह आरबीएसई के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। तो जितने भी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 17 फरवरी को एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। बहुत कम समय रह गया और ऐसे इतने कम समय के अंदर ये पहला मॉडल पेपर चल रहा है। आज तक अभी किसी ने भी नया मॉडल पेपर बना करके नहीं डाला। अगर किसी ने डाला है तो वो पुराने मॉडल पेपर का केवल उसने डेट चेंज की है। तो जो सिलेबस चेंज हो गया वो नुकसान न हो आपको, इसलिए मैंने 6 से 7 घंटे तैयारी करके इन मॉडल पेपरों को तैयार किया है। मेरे साथ जुड़े रहें और राठौर सर चैनल 2438 देखते रहें। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। आइए आज हम नया मॉडल पेपर फिर शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 2026 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका गेट फ्रीडम, अर्थात श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। आंसर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, इन 1948 1948 में। विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अर्थात कोई एक आपको उदाहरण देना है जहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन का शासन प्रणाली को अपनाया गया हो। तो इसके लिए यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और स्विट्जरलैंड है। आप किसी एक का नाम लिखना है, तो मैंने आपको लिख दिया यूएसए। आगे क्वेश्चन 3, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑफ पावर। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का पहला ही चैप्टर है जिसमें बताया गया कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो कैसे होता है, यानी उसको क्या कहते हैं। एक ही बात है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका नाम है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेजोरिटी कम्युनिटी सिचुएटेड इन श्रीलंका। विच मेजोरिटी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। माइनॉरिटी कहते हैं अल्पसंख्यक को, मेजोरिटी कहते हैं बहुसंख्यक को। तो ये पूछ रहा है कि वे श्रीलंका में कौन से समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे, अर्थात संख्या में ज्यादा थे। तो आप सबको पता है सिन्हाला कम्युनिटी जो थी श्रीलंका में सबसे ज्यादा थी। तो यहां हम लिखेंगे सिन्हाला कम्युनिटी। 5,
वेयर इज बेल्जियम सिचुएटेड। जो हमने पावर शेयरिंग में दो देशों के बारे में पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका, इतना तो आपको याद है। तो ये कह रहा है कि भी बेल्जियम जो है वो कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है? तो ये कह रहा है कहाँ है, तो ये यूरोप में है। आंसर होगा इन यूरोप। व्हाट इज द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। आपको बताना है कि बेल्जियम के अंदर कितने कितने प्रतिशत लोग कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया करते थे। आप देखिए 59% बोलते थे डच, 40% बोलते हैं फ्रेंच और 1% बोलते थे जर्मन। तो आपको डिवाइडेशन करके बताना है कि भी कितने कितने प्रतिशत लोग कौन कौन सी भाषा का यूज करते थे। तो आपको पता होना चाहिए 59% पीपल जो थे वो बेल्जियम के अंदर डच भाषा का प्रयोग किया करते थे, जबकि 40% जो है फ्रेंच भाषा का प्रयोग, 1% जो रह गया उसमें थे जर्मन भाषा के लोग या मान लीजिए अदर कास्ट, अदर लैंग्वेज के लोग। अब आप नंबर 7 पर, व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान भी रखना है। यह वो प्रश्न है जो आपको भ्रमित करेगा। क्यों? ऑर्गेन का नाम, ऑर्गेन का अर्थ होता है अंग। अंग दो प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, या तो सरकार के अंग पूछे जाएंगे या संसद के अंग, यानी ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गेन्स ऑफ पार्लियामेंट। जब ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट हो तो आपको अच्छी तरह याद करना है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहां समझना है आपको कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट का हेड पूछ ले, सरकार का हेड कौन होता है, तो आपको बताना होता है पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा मैं आपको बता रहा था, ये पूछ ले कि ऑर्गेन्स ऑफ पार्लियामेंट, तो व्हाट आर द ऑर्गेन्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आंसर होगा दीज आर लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसका आपको ध्यान करना है। अब आपका आगे का क्वेश्चन आता है नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस। यानी चेक्स और बैलेंस आखिर क्या सिस्टम है। तो ये क्या सिस्टम है, जो आपने अभी गवर्नमेंट के तीनों अंग पढ़े, विधायिका, व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। चेक का मतलब यहां कंट्रोल करने से है, तो एक दूसरे पर ये क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। इसी व्यवस्था को हम जो है वो क्या कहते हैं, चेक्स और बैलेंस से कहते हैं। तो आंसर लिखा हुआ है, ए सिस्टम इन विच द थ्री ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट चेक ईच अदर। ईच अदर माने एक दूसरे पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। देखिए यहां अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया है, यानी शहरी जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसका मुखिया कौन होता है, उसका हेड होता है मेयर। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है मेयर, MAYOR। फिर है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। अर्थात लोकल जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो, इसमें महिलाओं की कितनी सीट आरक्षित है, तो हम इसको कहेंगे 1/3, अर्थात 33%, 33% सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए। अर्थात कुछ ग्राम पंचायतें, यानी जो पंचायतें हैं अलग अलग, जो सरपंच जिनसे चुने जाते हैं उनको पंचायत कहते हैं। तो अलग अलग ग्राम पंचायत मिलकर के और जो एक संगठन बनाते हैं, प्रधान का चुनाव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। और हेड ऑफ पंचायत समिति होता है प्रधान। प्रधान का कोई प्राइम मिनिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, प्रधान को प्रधान ही लिखा जाएगा। तो वो होता है हेड ऑफ अर्बन पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटीज। आइए आगे,
क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंप्लीमेंटेड मानी लागू की गई। इंडिया के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया, क्योंकि चुनाव जो हुआ था वो 1951 और 1952 में पहली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। यह डेट भी याद रखनी है आपको। 2 साल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि 1951 में चालू हुआ और 21 फरवरी 52 में ये कंप्लीट हुआ, इसलिए 2 साल लगते हैं इसमें। और हाउ मेनी लिस्ट हैव बीन मेड फॉर द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इन इंडिया, अर्थात भारत के अंदर जो शासन है उसकी 3 अलग अलग सूचियां कौन कौन सी है? तो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इसमें कई बार सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कितने सब्जेक्ट है। देखो संघ सूची में वर्तमान में अगर बात करें तो 100 पूरे 100 सब्जेक्ट है, लेकिन मूल संविधान में ये सब्जेक्ट थे 97 राज्य सूची में वर्तमान में तो है 61 लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना उस समय उसके अंदर था 66 यानी 66। और इसी प्रकार समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 यानी 52 और जो मूल संविधान है उस टाइम में था 47 यानी 47। तो यह भी ध्यान में रखना है कि सूची में कितने विषय हैं। देखो केंद्र सूची में विषय कम नहीं होते, जबकि राज्य सूची में विषय कम हो सकते, कारण कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और वो कुछ ऐसे विवादास्पद जो सब्जेक्ट होते हैं उनको या तो समवर्ती सूची में डाल देता है या फिर सीधा केंद्र में डाल देता है, जिसके कारण केंद्र के सब्जेक्ट बढ़ गए हैं और स्टेट के कम हुए हैं। तो आज हम अब पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए। अब आगे का क्वेश्चन आएगा 14। हाँ, अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, व्हाट आर 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद के 2 रूट कौन कौन से हैं। तो संघवाद के पहले ही हमने देख लिया है कि 2 रूट में पहला है दीज आर, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन के आपको मैंने कई एग्जाम्पल बता दिए हैं, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, है ना। इसी प्रकार से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये दूसरा रूट है इसका। तो पहला हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। भारत की बात करें तो भारत में है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इस प्रकार से फेडरेशन के कितने रूट हो गए भाई? 2 रूट हो गए हैं। तो दोनों रूट आपको अच्छी तरह याद रखना है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ एनी 3 कंट्रीज कमिंग टुगेदर एज फेडरेशन। बार बार हम पढ़ चुके हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के आपको एग्जाम्पल देने हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। बहुत इजी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 में राइट द नेम ऑफ एनी 5 सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, कि राज्य सूची के ऐसे कोई 5 सब्जेक्ट बताओ जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। तो राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, वर्तमान में कितने सब्जेक्ट है भाई? 61। और जब भारत का संविधान बना उस समय राज्य सूची में 66 विषय थे। आज के दिन अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे 61 विषय। और इन पे कानून कौन बनाता है? इन विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकार। इसलिए कौन कौन से, कोई 5 आपको बताने हैं भाई, 61 में से कोई 5 बताने हैं। तो देखिए पहला क्या है? पुलिस। पुलिस क्या है? कानून व्यवस्था जो है वो अलग अलग राज्यों को अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हमें क्या पता गुजरात के अंदर कैसी व्यवस्था है, केरला में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि ये सरकारें जो होती है, राज्य सरकार को अच्छी तरह पता रहता है कि कहां पर जो एरिया वो संवेदनशील है, कहां पर शांति प्रिय है। तो यहां जो लॉ का जो भी मामला है, यानी सरकार जो है, जो पुलिस का विभाग है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका हो गया? राज्य सरकार का। इसलिए पुलिस राज्य सूची में शामिल की गई है। दूसरा ट्रेड, व्यापार। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यापार होता है। कहीं पे गेहूं ज्यादा है, गेहूं का व्यापार, कहीं चावल ज्यादा है, चावल का व्यापार, कहीं पर मान लीजिए खनिज ज्यादा है तो खनिज का व्यापार।
तो इसलिए ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो भी राज्य सूची का विषय है और यहाँ राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। तीसरा है कॉमर्स, वाणिज्य। कॉमर्स के ऊपर भी, वाणिज्य का जो विभाग है उस पर भी राज्य सरकार कानून बनाती है। 4 पर है एग्रीकल्चर यानी खेती। हर स्टेट में अलग अलग खेती होती है और अलग अलग खेती होने के कारण वहां पर कितना प्रोडक्शन होगा और उसके क्या नियम होंगे, किसानों को किस प्रकार से हम सहायता करेंगे, कितनी सहायता करेंगे, कितनी लोन की व्यवस्था करेंगे, ये सारा काम राज्य सरकारें करती है। और 5वां एग्रीकल्चर के बाद में आता है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई की व्यवस्था अपने अपने राज्य की होती है। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा या हरियाणा जो है वो पंजाब को परमिशन नहीं दे रहा कई बार। तो यहाँ ये पानी का बंटवारा आज से नहीं है, कई वर्षों से, जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक ये समस्या बनी हुई है। लेकिन भारत तो एक है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि नहरों पर, नदियों पर यानी सिंचाई के जितने भी संसाधन है उन पे राज्य सरकार का अधिकार होता है, केंद्र का नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में 5 अलग अलग सब्जेक्ट क्या हो गया? एक तो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और लास्ट में इरिगेशन यानी सिंचाई हो गया। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट एनी नेम ऑफ 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कोई 5 विषय। भाई वर्तमान में तो बढ़ गए, पहले 47 थे, अब तो हमने 52 कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि शिक्षा जो राज्य सूची में था उसको हटाकर हमने कहाँ रख दिया? केंद्र में। आज नई शिक्षा नीति किसने शुरू की है? केंद्र सरकार ने। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह किसका हो गया है भाई? केंद्र का। हालांकि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किसी बात को लेकर, किसी मैटर को लेकर के, किसी विषय को लेकर के किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो ऐसे में केंद्र की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा जो है उसके ऊपर किसका अधिकार है? समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची का पहला विषय हम कह सकते हैं एजुकेशन। दूसरा है फॉरेस्ट यानी जंगल। जंगल जो है भारत के अंदर केवल 11 से 12% ही जंगल रहा है। आए दिन लकड़ियां कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। तो इस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, जंगलों को कटते हुए पेड़ों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है, इसलिए यह समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तीसरा होता है मैरिज, शादी। शादी को हम केंद्र में डायरेक्ट तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने इसको किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। अब इस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सूची अगर इस पर कानून बनाती है तो मान्यता तो केंद्र को ही मिलेगी। इसलिए शादी विवाह जो मैटर है वो सीधा केंद्र सरकार के अंडर में आ गया है। यह समवर्ती सूची से सीधा केंद्र से कांटेक्ट में चला जाता है। और नंबर 4 में है ट्रेड यूनियन और उसके बाद में है सक्सेशन। ये 5 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में आपको मैंने बताए हैं। इनके अलावा भी आप देखेंगे 47 और हैं, अगर आपको जो इजी लगे उसका नाम आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए फेमिनिस्ट इज ए मैन और ए वुमन हु बिलीव्स इन, यानी फेमिनिस्ट चाहे आदमी हो या महिला, वो किसमें भरोसा करती है या किसमें भरोसा करता है? तो एक ही बात है भाई, इक्वल राइट में है, राइट ऑफ ए इक्वल। आप देख रहे हैं इक्वल राइट्स ऑफ मैन और ए वीमेन इसमें, तो इसका उत्तर क्या हो गया? इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड ए वीमेन। इसके कहने का मतलब है चाहे महिला हो या पुरुष, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 20 में देखिए मोस्टली सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन, अधिकतर जो सामाजिक विभाजन होता है, डिवीजन होता है, किस पर आधारित होता है? ये होता है बच्चे के जन्म पर। तो इसको जन्म को क्या कहेंगे इंग्लिश में? बर्थ। आंसर हो गया बर्थ। व्हाट इज द बेस ऑफ जेंडर इन इक्वलिटी, अर्थात जो लिंग अनुपात है उसकी असमानता क्या है?
ये आपको बताना है, यानी व्हाट इज द बेस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। आज लिंग अनुपात में इतना अंतर क्यों है? इसके दो कारण है। देखिए उत्तर क्या है। द बेस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इज स्टेरियोटाइप्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। पहला है रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, यानी रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण लोग जो है वो मेल और फीमेल चाइल्ड में क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और दूसरा होता है सामाजिक अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षाएं। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण आज हमारे समाज में जेंडर इनइक्वलिटी पाई जाती है, यानी लिंग विषमता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। और आखिरी क्वेश्चन लिया है हमने, व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन 2011। जैसा हम जानते हैं कि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई, तो 2011 के अनुसार यहाँ की जो सेक्स रेशियो वो क्या है, तो यहाँ 1000 मेल के पीछे 943 फीमेल है, अर्थात 1000 पुरुष के पीछे 943 महिलाएं हैं। और गिरता हुआ ये जो सेक्स रेशियो है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आज हम इतना ही, क्योंकि मैंने आपको 22 क्वेश्चन सेक्शन ए के करवा दिए हैं और टोटल इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 36। तो शाम को आज एक बार फिर एक नया वीडियो बनाकर जल्दी जल्दी आपको मैं इनके आंसर और क्वेश्चन दोनों दे रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें। और समय कम है, एनुअल एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप अगर डिटेल में चले गए तो आपका समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल मॉडल पेपर तैयार करें। आपको न केवल एसएसटी का बल्कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ लगभग सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है वो पहले यानी दिसंबर से पहले पहले सारे के सारे मॉडल पेपर आपको इश्यू करवा दिए जाएंगे। आपको जो जो मॉडल पेपर दिया जा रहा है उसको तैयार करें। सबसे हार्ड और डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो एसएसटी है और उसका भी इकोनॉमिक्स जो सबसे हार्ड था उसको मैंने आपको करवा दिया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है या लर्न करने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर लिखें कि भाई ये क्वेश्चन है, इस मॉडल पेपर का है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने केवल छोटे नहीं, जो हमारे लार्ज क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उनके भी आंसर आपको लिख के दिए हैं, ताकि एग्जाम के टाइम कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका समय निकल जाए और आप पेपर पूरा नहीं कर पाए। ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से ज्यादा नंबर नहीं आते। आपको स्टिक आंसर लिखना है और बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है, तभी जाकर के आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज शाम फिर आपको दूसरा मॉडल पेपर बना करके दिया जाएगा, तो जुड़े रहें चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास में उनको भी लाभ प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार फिर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।